हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन जैसा कि नाम से लग रहा होगा, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना, सम करना, समेशन। तो इंटीग्रेशन का मतलब हुआ समेशन। और ये इनडिफिनिट का मतलब क्या हुआ? इनडिफिनिट का मतलब हुआ कि कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, कहाँ से कहाँ तक समेशन करना है वो पता नहीं है, बस जोड़ना है। तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब आगे हम लोग कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशन भी देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। मैं आगे इसी लेक्चर में आपको बता दूंगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन या डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। तो अभी तो पहले इस वर्ड पर कंसंट्रेट करिए, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। तो कैलकुलस में अगर हम लोग कुछ जोड़ रहे हैं तो नेचुरल सा क्वेश्चन होता है कि अच्छा ये जोड़ना हुआ, समेशन हुआ, तो क्या हम लोग कैलकुलस में कभी डिफरेंस की भी बात करते थे क्या? बिल्कुल करते थे। जब हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते थे तो उसमें याद है हम लोग क्या करते थे? किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते थे एफ प्राइम एक्स, तो कैसे निकालते थे? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच करते थे। फिर इसमें कुछ राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट लेते थे। तो क्या करते थे? डिफरेंस लेते थे। यानी कि डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग सब्ट्रैक्शन की बात करते थे। देखिए, फंक्शन की वैल्यू दो डिफरेंट पॉइंट पे फाइंड करके उसको सब्ट्रैक्ट करते थे, फिर रेट ऑफ चेंज फाइंड करते थे। तो जो डिफरेंशियल कैलकुलस था ना, वो सब्ट्रैक्शन था, सब्ट्रैक्ट करना था। फंक्शन की वैल्यू दो डिफरेंट पॉइंट पे सब्ट्रैक्ट करके उसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करते थे, वो हुआ डिफरेंशियल कैलकुलस यानी कि माइनस। और इंटीग्रल कैलकुलस क्या होता है? जोड़ना, सम करना, ऐड करना। तो नेचुरली आप लोग को लग रहा होगा कि अच्छा कैलकुलस में तो पहले हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना सिखा दिया गया, एडिशन आप बाद में सिखा रहे हैं। और आपका कहना बिल्कुल सही है। तो कैलकुलस में हम लोग पहले सब्ट्रैक्शन पढ़ लेते हैं और एडिशन बाद में पढ़ते हैं। बचपन में तो आप पहले एडिशन पढ़ते हैं और फिर सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं। कैलकुलस में उल्टा हो जाता है कि पहले आप डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ लेते हैं, फिर इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ते हैं। और ये सीक्वेंस ऐसा क्यों है? क्योंकि जितने भी आपके टेक्स्ट बुक हैं सब में पहले आपको डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाया जाता है, वो रिलेटिवली आसान होता है। इंटीग्रल कैलकुलस थोड़ा टफ होता है, इसलिए इसको बाद में पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो सबसे पहले इंटीग्रल कैलकुलस का कॉन्सेप्ट आया, इसका आइडिया आया था। आगे मैं बताऊंगा जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम या एज एरिया अंडर कर्व स्टडी करेंगे कि जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आया था वो आया था हाउ टू फाइंड एरिया अंडर अ कर्व। कोई अगर एक कर्व दे दिया है उसके नीचे कितना एरिया है, ये जब फाइंड करने की बात आई तब इंटीग्रल कैलकुलस का बेसिक कॉन्सेप्चुअल आइडिया आया। और वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो ग्रीक मैथमेटिशियंस जो थे उन्होंने इसके बारे में सोचा। तो हिस्टोरिकली पहले इंटीग्रल कैलकुलस का ही कॉन्सेप्ट आया, डिफरेंशियल कैलकुलस तो काफ़ी बाद में आया। तो अब तक तो आपने देखा कि ये जो इंटीग्रेशन है ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन का उल्टा है, उसका बिल्कुल एंटी है। यानी कि हम लोग इंटीग्रेशन को या इंटीग्रल को एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं या प्रिमिटिव कहते हैं। प्रिमिटिव का मतलब कि उससे पहले वाला। यानी कि मान लीजिए कि कोई फंक्शन कैपिटल एफ एक्स है, इसको आप डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट करने पे आपको ये एफ एक्स मिल गया। अब ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, हर बुक में रहता है कि दोनों साइड एफ ही लेते हैं। कैपिटल एफ को इंटीग्रल मान लेते हैं, स्मॉल एफ जो है वो फंक्शन हो गया। तो मान लीजिए कि कैपिटल एफ कोई फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने से आपको ये स्मॉल एफ एक्स या एफ एक्स फंक्शन मिल गया। तो ये हुआ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका ठीक उल्टा। यानी कि हम लोग ये करते हैं कि इस dx को इधर ले जाते हैं। अब अगर आप रिगरस प्रूफ और उसके चक्कर में पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं, ये df(x) by dx में आप dx को उधर क्यों ले जा रहे हैं, ये तो अलाउड नहीं होता है। df by dx का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप कुछ df फाइंड कर रहे हैं और कुछ dx फाइंड कर रहे हैं और दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, ये मतलब तो नहीं होता है। लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग सेक मैं ये करता हूँ कि अगर कोई फंक्शन f(x) है और उसका डेरिवेटिव है ये स्मॉल एफ एक्स, तो इसको मैं इधर ले जाऊं और इसको इंटीग्रेट करता हूं। तो इंटीग्रल में देखिए क्या हो जाएगा, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा डी एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। अब डी एफ एक्स का मतलब क्या हुआ कि एक कैपिटल एफ फंक्शन है उसको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। टुकड़ों में पहले बांट दिया, कब बांटा? जब उसका हमने डेरिवेटिव लिया, डी एफ लिया, और उसके बाद उन सारे टुकड़ों को ऐड कर दिया। ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल कहाँ से आता है? तो ये जो टेढ़ा मेढ़ा सिंबल है ना, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। और ये इंटीग्रेशन का सिंबल कैसे आया? इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? समेशन, सम करना।
तो समेशन वाला जो s होता है ना, उसी s को कुछ लोगों ने कान पकड़ के खींच के लंबा कर दिया और लंबा करके ऐसा सिंबल बना दिया। तो ये जो कैपिटल F फंक्शन है उसका हमने पहले डेरिवेटिव लिया, यानी कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा और फिर उसको ऐड कर दिया, सम कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो ये वाला पूरा चीज़ क्या होगा, इसको देखिए जो LHS में है ये पूरा पूरा क्या होगा, पहले आपने एक कैपिटल F फंक्शन को लिया, उसको टुकड़ों में बांटा और फिर उसको वापस जोड़ दिया, तो वापस आपको F ही मिल जाएगा ना। यानी कि जो LHS है वो क्या हो गया, F ऑफ x। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि fx dx दिस इज इक्वल टू कैपिटल Fx। ये कैपिटल Fx क्यों आया, इसके कारण आया। ये देखिए क्या था, F फंक्शन, कैपिटल F फंक्शन था, उसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, यानी कि उसका डेरिवेटिव लिया और फिर उन टुकड़ों को जोड़ दिया। तो df इंटीग्रल क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू कैपिटल F। वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है, तो ये आ गया fx dx इज इक्वल टू कैपिटल F। तो ये नोटेशन समझ लीजिए। कैपिटल F फंक्शन को जब हमने डिफरेंशिएट किया तो मुझे ये fx फंक्शन मिला, और डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो इस fx को जब हमने इंटीग्रेट किया तो हमें कैपिटल fx फंक्शन मिल गया। तो इसलिए इस f कैपिटल F को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि ये डेरिवेटिव का उल्टा हुआ, या इसको प्रिमिटिव फंक्शन भी कहते हैं। प्रिमिटिव मतलब पहले वाला, पुराने ज़माने का, इससे एक स्टेज पहले का, fx फंक्शन से एक स्टेज पहले का। तो इस इंटीग्रल को हम लोग एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव भी कहते हैं। और इस नोटेशन को समझ लीजिए क्या है, ये तो हो गया समेशन या इंटीग्रल का नोटेशन, ये जो हो गया। ये जो fx हुआ इसको कहते हैं इंटीग्रेंड। इंटीग्रेंड का मतलब होता है कि वो चीज़ जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको कहते हैं इंटीग्रेंड। और ये जो dx है, इसमें जो x है ये होता है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, कि किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये x हो गया वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, fx हो गया इंटीग्रेंड, और ये हो गया इंटीग्रेशन का सिंबल। अब इसमें एक पेंच और फंसता है कि हमने कैपिटल fx को डिफरेंशिएट किया तो हमें स्मॉल fx मिला, यानी कि हम लोग स्मॉल fx dx को इंटीग्रेट करेंगे तो कैपिटल fx मिला। लेकिन आप कह सकते हैं कि अगर आप इस कैपिटल fx के बदले fx प्लस c, जहाँ पे c कोई कांस्टेंट है, इसको भी डिफरेंशिएट करते तो भी आपको यही चीज़ मिलता, स्मॉल fx ही मिलता। क्यों, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो ज़ीरो होता है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि अगर हम लोग fx प्लस c इस चीज़ को डिफरेंशिएट करें तो भी हमें fx ही मिलना है। यानी कि अगर हम लोग fx को इंटीग्रेट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल fx प्लस c। यानी कि किसी भी इंटीग्रल में हम लोग प्लस c जोड़ दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस c को कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये प्लस c क्यों आया, वो इसलिए आया कि जब हम लोग इस पूरे चीज़ को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये fx मिल जाएगा। अगर कोई आपको बोलता है कि इस फंक्शन का इंटीग्रल fx है, तो आप कहेंगे कि ठीक है fx तो है, लेकिन आप fx प्लस c भी लिख सकते हैं, कोई दूसरा आदमी c1 भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट का मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग इंटीग्रेट करके आंसर ला रहे हैं ना, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता है, बस मोटा मोटा मालूम है कि हाँ भाई ये ऐसा फंक्शन है। एग्जैक्ट फंक्शन क्या होगा वो और किसी कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में किसी एक फंक्शन को जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो आपको बहुत सारे आंसर्स मिल सकते हैं, लेकिन जितने भी आंसर्स मिलेंगे सब में एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है उसको मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले हम लोग ये देखते हैं कि इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन का उल्टा, रिवर्स प्रोसेस। तो अगर हमें किसी फंक्शन का इंटीग्रल पता करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वैसा फंक्शन ढूंढेंगे कैपिटल fx जिसको डिफरेंशिएट करने से हमें ये स्मॉल fx मिल जाए। तो बहुत सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं जिनका डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपको मालूम है, तो उसी को हम लोग उल्टा करके लिख दें तो हमें स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स का एक टेबल मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलेगा। फॉर एग्जांपल हमें मालूम है कि d बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है, cos x होता है। इसका मतलब अगर हम लोग cos x को इंटीग्रेट करेंगे cos x dx तो क्या मिल जाएगा, sin x मिल जाएगा।
प्लस एक c जोड़ दीजिए। हमें मालूम है कि अगर हम लोग एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x मिलेगा, यानी कि अगर हम लोग 2x dx 2x को इंटीग्रेट करें तो हमें एक्स स्क्वायर मिल जाएगा प्लस एक c मिल जाएगा। डेरिवेटिव का जो स्टैंडर्ड टेबल होता है उसी टेबल को आप पलट दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, तो आपको इंटीग्रेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला टेबल मिल जाएगा। इस तरह का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का टेबल मिल जाएगा, ये हर बुक में दिया रहता है। हमें मालूम है कि डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 क्या होता है, x टू द पावर n होता है। तो इसी x टू द पावर n को हम लोग इंटीग्रल सिंबल के अंदर कर दें तो x टू द पावर n dx क्या हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि n प्लस 1 जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिवीजन बाई जीरो इज नॉट अलाउड, यानी कि n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। जब n की वैल्यू -1 हो जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स डी एक्स। 1 बाई एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, क्योंकि log x को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 बाई एक्स मिल जाएगा। और ये जितना भी इंटीग्रल का टेबल है ना, सब में प्लस c जोड़ दीजिएगा। राइट हैंड साइड में हमने डेरिवेटिव का टेबल लिखा है कि इसको डिफरेंशिएट करने से ये मिलता है, उसी को पलट दीजिएगा तो इधर वाला जो चीज़ है उसको इंटीग्रेट करने से आपको ये मिल जाएगा। जैसे e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करने से e टू पावर x मिला, यानी कि e टू द पावर x dx करेंगे तो e टू द पावर x मिल जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ sin x होता है cos x, तो cos x को इंटीग्रेट करने पे sin x मिल जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करने पे tan x मिल जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉट एक्स होता है cosec स्क्वायर एक्स, तो cosec स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने से माइनस कॉट एक्स मिल जाएगा। 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x मिलेगा, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 होता है, यानी कि 0 को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो c मिलेगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन इनवर्स x मिल जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो tan इनवर्स x मिल जाएगा। सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव ये होता है, यानी कि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सेक इनवर्स x मिल जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड टेबल ऑफ इंटीग्रेशन है, जो कहाँ से आता है, डेरिवेटिव के टेबल से आता है। डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के टेबल को आप पलट देंगे तो आपको इंटीग्रेशन का टेबल मिल जाएगा। और अभी हमने देखा कि अगर f(x) फंक्शन को जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो कैपिटल f(x) मिलता है प्लस c मिल जाता है। अब इतने सारे जो फंक्शंस आपको राइट हैंड साइड में मिल रहे हैं, क्या ये बिल्कुल आर्बिट्रेरी है या इनमें कुछ रिश्तेदारी है, कुछ रिलेशन है? आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। मान लीजिए आपको 2x को इंटीग्रेट करना है, तो 2x dx क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस c। अब जैसे जैसे c चेंज होगा ये राइट हैंड साइड चेंज होता रहेगा। इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस सी का तो कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। लेकिन वो पैराबोला ऊपर होगा या नीचे होगा वो सब कुछ इस सी पर डिपेंड करेगा। तो हमने एक फंक्शन 2x को इंटीग्रेट किया तो हमें मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब जैसे जैसे c की वैल्यू चेंज होगी, इस राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है उसका ग्राफ चेंज होगा। अगर c की वैल्यू 0 है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, वो ओरिजिन पे टच करता हुआ होगा। ये किसके लिए हो गया, c इक्वल टू 0 के लिए हो गया। अगर c की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो ऐसा हो जाएगा ग्राफ। अगर c की वैल्यू +1 हो जाए तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ना, जो अलग अलग c के लिए बन रहा है, इन सारे ग्राफ्स में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, सोचिए। रिलेशन ये है कि हर अलग अलग ग्राफ में फॉर अ फिक्स्ड x, यानी कि अगर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, मान लीजिए कि आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने से क्या होता है, जहाँ जहाँ ये वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है इस ग्राफ को, जैसे कि ये वर्टिकल लाइन इन 3 जगह पर इन 3 ग्राफ को इंटरसेक्ट किया, तो तीनों पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो ये जो 3 ग्राफ है, इसकी खासियत ये है कि आपने तीनों ग्राफ में ऐसा पॉइंट ले लिया जिनका x कोऑर्डिनेट सेम है। अब आप इस पॉइंट पर जाकर के टैंजेंट बनाइए, तो तीनों ग्राफ में टैंजेंट जो है वो पैरेलल होगा। टैंजेंट पैरेलल होगा तीनों ग्राफ में। और ये टैंजेंट क्यों पैरेलल होगा, क्योंकि टैंजेंट कहाँ से आता है, टैंजेंट आता है इस फंक्शन के डेरिवेटिव से। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो आपको 2x मिलेगा। तीनों केस में एक्स स्क्वायर प्लस सी का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या मिलेगा, आपको 2x मिलेगा तीनों ग्राफ के लिए। और तीनों पॉइंट का x सेम है, यानी कि टैंजेंट का स्लोप सेम होगा। तो ये जो फैमिली ऑफ कर्व्स बना, इसको हम लोग फैमिली क्यों कह रहे हैं,
फैमिली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन तीनों कर्व्स में कुछ रिश्तेदारी है, कुछ रिलेशनशिप है। ये बिल्कुल आर्बिट्रेरी नहीं है कि एक इस तरह का है, दूसरा कुछ इस तरह का है। ऐसा अगर दो आर्बिट टाइप का कर्व आपको मिल जाए तो उसको हम लोग कभी नहीं कहेंगे कि ये फैमिली ऑफ कर्व है। तो ये तो फैमिली नहीं हुआ, लेकिन ये जो मैंने अभी बनाया है ना, ये फैमिली ऑफ कर्व्स है। इनमें क्या रिश्तेदारी है? रिश्तेदारी ये है कि तीनों कर्व में सिर्फ c का डिफरेंस है। दूसरी रिश्तेदारी, दूसरा रिलेशनशिप ये है कि अगर आप कोई भी पॉइंट ले लेते हैं जिनका x कोऑर्डिनेट सेम है, तो उस पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो तीनों ग्राफ में टेंजेंट का स्लोप सेम होगा। क्यों स्लोप सेम होगा? क्योंकि टेंजेंट का स्लोप का मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 2x, तीनों में सेम 2x होगा क्योंकि सेम x है। तो इसको कहते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स या फैमिली ऑफ फंक्शन। और इस चीज़ को हम लोग आगे जब डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझेंगे कि अगर हमें कोई फंक्शन f(x) दे रखा है, उसको जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो जो नया फंक्शन हमें मिलता है उस फंक्शन का एक फैमिली बनता है। और क्वेश्चन में आपको उस फैमिली में से किस पर्टिकुलर फंक्शन की बात हो रही है वो सब कुछ डिपेंड करता है इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c पर। तो इस c को समझ लीजिए, इस c का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसा नहीं कि इस c को आप भूल जाइए, जनरली हम लोग लिखने में इसको भूल जाते हैं, मैं भी इसको स्किप कर दूंगा, लेकिन इस c का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका रोल क्यों इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लीजिए कि आपने साइन इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट किया, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/√(1 - x²) और आप माइनस कॉस इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करिएगा तो भी आपको एग्जैक्टली यही चीज़ मिल जाएगा 1/√(1 - x²). तो अब अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है 1/√(1 - x² dx, तो आप चाहें तो इसको इंटीग्रेट करके साइन इनवर्स x प्लस c भी लिख सकते हैं। दूसरा आपका दोस्त आएगा, वो इसको इंटीग्रेट करके माइनस कॉस इनवर्स x भी लिख सकता है। अब आप कहेंगे कि साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x तो इक्वल होता नहीं है, तो सेम फंक्शन का इंटीग्रल अलग अलग कैसे हो गया? अलग अलग नहीं हुआ है, वो सेम चीज़। अंतर क्या होगा? जब आप साइन इनवर्स x करेंगे तो प्लस इसके साथ c1 कोई कांस्टेंट होगा, माइनस कॉस इनवर्स x लिखेंगे तो कोई दूसरा कांस्टेंट c2 होगा, और इन दोनों कांस्टेंट c1 और c2 में ऐसा रिलेशन होगा कि ये जो RHS वाला चीज़ है ना वो सेम हो जाए। तो इंटीग्रल कैलकुलस में बहुत होता है। इंटीग्रल कैलकुलस में एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-3 डिफरेंट मेथड होते हैं, और दोनों तीनों डिफरेंट मेथड में अपेरेंटली आपको लगेगा कि अरे रे बिल्कुल अलग आंसर आ गया, लेकिन एक्चुअली आंसर अलग होता नहीं है क्योंकि उसके साथ ये C1 या C की पूंछ भी लगी होती है ना। तो जो दो अपेरेंटली डिफरेंट आंसर्स दिखते हैं वो भी सेम होते हैं, बस उनमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अलग अलग होता है। और वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐसा होता है कि जो दो डिफरेंट मेथड से आपको दो अलग अलग आंसर आया है वो एग्जैक्टली एक हो जाए। तो इसलिए इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का बहुत रोल है। और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की पूछ आपके साथ क्यों चिपकी हुई है? वो इसलिए चिपकी हुई है क्योंकि अभी आप इनडिफिनिट इंटीग्रेशन की दुनिया में हैं। आपने ये डिफाइन नहीं किया है कि आपको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। तो अगला जो टॉपिक मैं टच करने वाला हूँ वो होता है डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल का मतलब ये होता है कि आप इंटीग्रेट कर रहे हैं बट बिटवीन टू लिमिट्स। लोअर लिमिट मान लेते हैं कि a है, अपर लिमिट b है, तो ऐसा जो इंटीग्रल हो ना जिसमें एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट हो उसको कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रल। तो ये अगर डेफिनिट इंटीग्रल है तो आपको जो फंक्शन f(x) + c मिला, इसमें क्या करना पड़ेगा? इसकी हमें वैल्यू लेनी पड़ेगी। पूरे f(x) + c की वैल्यू लीजिए लोअर लिमिट a पर और अपर लिमिट b पर। अब जब इस पूरे f(x) + c की आप वैल्यू की बात करेंगे तो ये तो c क्या है? कांस्टेंट है। जब x की वैल्यू b होगी तो भी c रहेगा, जब x की वैल्यू a होगी तो भी c रहेगा। तो राइट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा आपको? राइट हैंड साइड में मिल जाएगा f(b) + c माइनस f(a) माइनस c, यानी कि राइट हैंड साइड में ये जो c और c है ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में आपको क्या मिल जाएगा? f(b) माइनस f(a). तो ये जो अभी मैंने बताया ना कि a to b अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा f(b) माइनस f(a). ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की पूछ है वो हट जाती है। वो इसीलिए हटती है
क्योंकि अगर आप a से b के बीच में इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन a है। लोअर लिमिट का मतलब ये हुआ कि जहाँ से आपने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया उस जगह x की वैल्यू a है, और अपर लिमिट b का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर इंटीग्रेशन जोड़ना समेशन खत्म किया, स्टॉप किया, उस जगह x की वैल्यू b है। तो लेफ्ट हैंड साइड में नोटेशन तो ये हो गया डेफिनेट इंटीग्रल का। राइट हैंड साइड में हम लोग क्या करेंगे, हमने राइट हैंड साइड में एक फंक्शन फाइंड किया है f(x + c), तो उस फंक्शन की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं लोअर लिमिट x = a पर और x = b पर। अब ये जो c है ये तो कांस्टेंट है, तो x = a पर भी c रहेगा, x = b पर भी c रहेगा, यानी कि जब माइनस करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। राइट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा, f(b - f)। तो ये स्टैंडर्ड तरीका होता है डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करने का। अभी मैं इस चीज़ को इतना ही टच करूंगा क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पर बस ये देखिए कि अगर आपको किसी फंक्शन को दो लिमिट के बीच में a और b के बीच में इंटीग्रेट करना है तो कैसे करेंगे। आप बोलिएगा कि मुझे कहीं से भी एक कैपिटल f(x) फंक्शन ला करके दे दो। इस फंक्शन की खासियत क्या होनी चाहिए, इस फंक्शन की खासियत ये है कि इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूं, इसका जब मैं डेरिवेटिव लूं तो मुझे ये इंटीग्रेंड f(x) मिल जाए, और उसके बाद आप इस कैपिटल f(x) फंक्शन की वैल्यू एट b माइनस वैल्यू एट a कर दीजिए, आपको डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये तो हुआ डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करने का एक तरीका। तो अगर आपको f(x) का डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है बिटवीन लिमिट्स a एंड b, तो आप क्या करिएगा, आप कहीं से भी ढूंढ करके एक कैपिटल f(x) फंक्शन लाइए और उसकी वैल्यू एट b माइनस उसकी वैल्यू एट a करिए, आसानी से आपको डेफिनेट इंटीग्रल मिल गया। बट बहुत बड़ा बट एक है, क्या ये जरूरी है कि मैं आपको कोई भी आर्बिट्ररी फंक्शन दे दूं f(x) और आप एक कैपिटल f(x) ढूंढ के ले आइए जिसका डिफरेंशिएशन, जिसका डेरिवेटिव ये स्मॉल f(x) हो जाए? क्या ये ज़रूरी है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है sin x/x dx। इसको अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो आप कैपिटल f(x) ढूंढते रह जाइएगा, मर जाइएगा, नहीं ढूंढ पाइएगा। ऐसा कोई आपको f(x) मिलेगा ही नहीं। तो अगर आपको इसका डेफिनेट इंटीग्रल लेना है से बिटवीन लिमिट 1 to 2, तो क्या करिएगा, आपको कोई f(x) तो मिला नहीं, कैपिटल f(x) तो मिला नहीं, तो आप कैसे f(2 - f(1) करिएगा? नहीं कर पाइएगा। तो ये वाला जो रूल है ना कि डेफिनेट इंटीग्रल के लिए हम लोग कैपिटल f(x) फाइंड करते हैं और उसकी वैल्यू b और उसकी वैल्यू एट a माइनस कर दीजिए, आंसर आ गया। ये तभी एप्लीकेबल हो सकता है, तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप उस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव फाइंड कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में हजारों, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऐसे फंक्शन हैं जिनका आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, जिनका आप एंटी डेरिवेटिव नहीं फाइंड कर सकते हैं, जिनका आप प्रिमिटिव नहीं फाइंड कर सकते हैं। अब आगे जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल को और डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ मैं बताऊंगा कि ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है ना, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो डेफिनेट इंटीग्रल हमने फाइंड किया है इसका एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। ये बेसिकली आपको बता रहा है कि अगर आपने ग्राफ बना दिया है f(x) फंक्शन का, तो a to b के बीच में जो एरिया अंडर द कर्व है वो आपको ये दिखा रहा है। तो मान लीजिए कि दुनिया में कोई एक ऐसा फंक्शन है जैसे कि sin x/x जिसको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, जिसका आप कैपिटल f(x) एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव नहीं फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इस sin x/x का 1 से 2 के बीच में अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो उस ग्राफ के अंदर, उस ग्राफ के नीचे कुछ फाइनाइट एरिया होगा, फिक्स एरिया होगा, 15.6245 स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, फिक्स होगा। यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल तो आप इसका फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए, डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करने का दो तरीका होता है। एक तरीका तो ये होता है कि आप कहीं से भी ढूंढ ढांड के इस फंक्शन का प्रिमिटिव, जो इंटीग्रेंड है उसका प्रिमिटिव ले आइए, एंटी डेरिवेटिव ले आइए और f(b - f(a) कर दीजिए। ये स्टैंडर्ड तरीका है, लेकिन ये तरीका दुनिया के 1-2% फंक्शन में ही लगता है।
99% फंक्शंस ऐसे होते हैं इस तरह के जिनका आप एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव फाइंड कर ही नहीं सकते हैं। इसका हम लोग एंटी डेरिवेटिव नहीं फाइंड कर सकते हैं तो क्या इसका जो ग्राफ होगा उसका एरिया नहीं फाइंड करेंगे क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए अलग टेक्निक्स होता है, लिमिट ऑफ सम वाला टेक्निक हो गया या न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का टेक्निक हो गया या सिम्पसन रूल हो गया, ट्रेपेजोइडल रूल हो गया, बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो ध्यान रखिए, डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करने का दो तरीका होता है। एक तो हो गया एरिया अंडर द कर्व या उसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से या न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के जो मेथड्स होते हैं जो आप कंप्यूटर वगैरह से सॉफ्टवेयर का यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं, वो तो एक तरीका हुआ। और दूसरा तरीका जो आपको पढ़ना है, जो आपको समझना है, वो ये होता है कि आप उसका प्रिमिटिव फाइंड करिए और प्रिमिटिव की वैल्यू एट बी माइनस प्रिमिटिव की वैल्यू एट ए कर दीजिए। और कैलकुलस की खूबसूरती ये होती है कि ये जो दो इंटायरली डिफरेंट मेथड हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हम लोग कर रहे हैं, आपको कुछ दिया गया एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो आपने एक्स क्यूब निकाला और एक्स क्यूब में खासियत क्या है कि एक्स क्यूब बाई 3 को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, हमें एक्स स्क्वायर मिल जाता है। ये इंटायरली डिफरेंट मेथड है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ये वाला मेथड है। और दूसरा मेथड क्या है कि आप ग्राफ बना रहे हैं, उसमें कुछ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उस ग्राफ का एरिया फाइंड कर रहे हैं, बॉक्स काउंट कर रहे हैं कि ग्राफ के अंदर कितना बॉक्स है, वो सब है, वो मैं आगे बताऊंगा अपने डेफिनेट इंटीग्रल वाले चैप्टर में। तो वो इंटायरली डिफरेंट मेथड है। लेकिन कैलकुलस की खूबसूरती ये है कि दोनों मेथड से जो आंसर आएगा, अगर आप इस वाले मेथड को अप्लाई कर सकते हैं तो, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा बट है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस में आप ये वाला मेथड, प्रिमिटिव वाला मेथड अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो दोनों मेथड में एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कैलकुलस। और इसी खूबसूरत पॉइंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट को न्यूटन ने पकड़ के पूरा कैलकुलस की थियरी डेवलप की। न्यूटन ने भी की और लेबनिज ने भी की, दोनों ने की। लेकिन ये एक फंडामेंटल पॉइंट था कि हमें फाइंड करना था एफ एक्स एक ग्राफ है, उसके अंडर कितना एरिया है। उस एरिया को फाइंड करने का दो इंटायरली डिफरेंट तरीका है। अभी अगले लेक्चर में जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें बताऊंगा कि एरिया अंडर कर्व को कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। वो एक तरीका हुआ। और दूसरा तरीका है कि आप एंटी डेरिवेटिव लीजिए, प्रिमिटिव फाइंड करिए और प्रिमिटिव की वैल्यू फाइंड कर लीजिए एट बी एंड ए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो दोनों मेथड से एग्जैक्टली सेम आंसर आ रहा है। तो इसी इंटरेस्टिंग पॉइंट का यूज़ करके न्यूटन और लेबनिज ने पूरे कैलकुलस की थियरी को डेवलप किया। और इंटीग्रेशन जो होता है वो दो रूल को फॉलो करता है। पहला रूल तो ये होता है कि अगर सम ऑफ टू फंक्शन है, जैसे f प्लस जी डी एक्स करना है, तो सम ऑफ फंक्शंस का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल फंक्शंस के इंटीग्रल का सम। इंटीग्रेशन के सारे प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंशिएशन से आते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है, डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन का उल्टा है। तो हम लोग जानते हैं ना कि अगर हम लोग d बाई डी एक्स कर देते हैं f प्लस जी का, सम ऑफ टू फंक्शंस का डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या हो जाता है, f प्राइम प्लस जी प्राइम, ये हो जाता है ना। अब इसी चीज़ को आप dx को इधर ले जाइए और इंटीग्रेशन वगैरह कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, f प्राइम प्लस जी प्राइम। f प्राइम का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, f प्लस यहाँ आ जाएगा g। और दूसरा रूल ये हो जाएगा कि अगर किसी फंक्शन f(x) के साथ इंटीग्रेंड में कोई कांस्टेंट हो, मान लीजिए कि अल्फ़ा कांस्टेंट है, तो इस अल्फ़ा को आप इंटीग्रल सिंबल से बाहर निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, इसका भी रूल डेरिवेटिव से ही आता है। अगर आपको करना है d बाई डी एक्स ऑफ अल्फ़ा f(x), तो ये क्या हो जाता है, अल्फ़ा को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, फिर f प्राइम x कर देते हैं। तो जब हम लोग डेरिवेटिव में इस कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं तो इंटीग्रेशन तो डेरिवेटिव का ठीक रिवर्स होता है। तो इंटीग्रेशन में भी इस अल्फ़ा को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो ये दो स्टैंडर्ड रूल होता है इंटीग्रेशन करने का। इसी दोनों रूल को मिला करके आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं और कह सकते हैं कि अगर इंटीग्रेंड ऐसा है, सम ऑफ फंक्शंस है और साथ में स्केलर मल्टीपल भी है, तो आप इस इंटीग्रेंड का इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, इंडिविजुअल फंक्शंस उसका इंटीग्रल, और हर इंडिविजुअल फंक्शंस में जो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 कांस्टेंट है उसको भी हमने बाहर निकाल दिया। और इंटीग्रेशन में एक बात और ध्यान में रखिएगा कि ये जो यहाँ पर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है ना, वो डमी वेरिएबल होता है। यानी कि आप f(x) dx लिख रहे हैं, आपके किसी और फ्रेंड का मन करेगा तो वो उसको ft dt कर दें, तो भी आंसर में जो फंक्शन आएगा वो सेम आएगा, बस x की जगह वहाँ पर कैपिटल ft आ जाएगा प्लस c आ जाएगा। तो ये जो x है ना वो डमी वेरिएबल है। x की जगह आप चाहें तो y लिख दें, y की जगह आप चाहें तो t लिख दें,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि यहाँ अगर आपने x लिखा है तो यहाँ भी x हो, ये नहीं कि यहाँ पर आपने x लिख दिया यहाँ पर dt कर दिया, नहीं, ये नहीं चलेगा। जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है वो एक ही होना चाहिए। अगर आप x की दुनिया में काम कर रहे हैं तो f के साथ भी x हो, यहाँ भी dx हो। अगर आप t की दुनिया में काम कर रहे हैं तो यहाँ भी t हो और यहाँ भी dt हो, ये होना चाहिए। एक जगह x और दूसरे जगह y, ये नहीं चलेगा। और इंटीग्रेशन का हमने ये नोटेशन यूज़ किया है कि कैपिटल f(x) को हम लोग डिफरेंशिएट करके स्मॉल f(x) पे पहुँचते हैं। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि d/dx ऑफ f दिस इज इक्वल टू f प्राइम, सबको पता है। इसका मतलब अगर हम लोग f प्राइम फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, fx मिल जाएगा। तो ये भी एक स्टैंडर्ड तरीका होता है इंटीग्रेशन को दिखाने का। तो दोनों तरीके से आप इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो f को इंटीग्रेट किया तो कैपिटल F मिला, या f प्राइम को इंटीग्रेट किया तो f मिला। अभी हमने ये बताया कि ये जो इंटीग्रेशन है उसमें जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है वो सेम होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर अगर x है तो यहाँ भी x हो। अब मान लीजिए कि कुछ ऐसा हो जाए कि इंटीग्रेशन में आपको ये फंक्शन यहाँ पर दे देता है 2x + 5, ऐसा कुछ दे दिया इंटू dx। तो अब इसको कैसे इंटीग्रेट करिएगा, क्योंकि यहाँ तो 2x + 5 है, यहाँ dx है, तो इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए। तो इसको इंटीग्रेट करने का, ये 2x + 5 तो मैंने रैंडमली लिख दिया है। 2x + 5 की जगह मान लीजिए कि हम लोग कुछ दूसरा कर देते हैं। 2x + 5 की जगह मान लीजिए कि हम लोग ले लेते हैं ax + b। तो इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, यहाँ पर है ax + b, यहाँ पर है x। और मैंने अभी क्या बताया था कि इंटीग्रेशन हम लोग तभी कर सकते हैं जब f के साथ यहाँ पे जो चीज़ है और यहाँ पे जो चीज़ है दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ x तो यहाँ भी x, यहाँ t तो यहाँ भी t, f ऑफ t तो साथ में dt होना चाहिए, f ऑफ y तो साथ में dy होना चाहिए। ये कभी नहीं चलेगा कि यहाँ पर x और यहाँ पर dt कर दिया। अब वही प्रॉब्लम इसमें हो रहा है। यहाँ पर देखिए ax + b है और यहाँ पर x है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। इसको सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है जिसको कहते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मान लीजिए कि ax + b = t। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या मिल जाएगा, a dx = dt। यानी कि हम लोग इस पूरे को ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ t इंटू dx। dx क्या है, dt/a, यानी कि dt, और a तो कांस्टेंट है तो इस a को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/a। तो हमें अब क्या मिल गया, 1/a ft dt। अब इस ft dt को हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर fx dx कैपिटल fx है तो ft dt करिएगा तो क्या आ जाएगा, आपको कैपिटल F और यहाँ पर t आ जाएगा। तो हमने इस चीज़ को इंटीग्रेट करके क्या निकाला, दिस इज इक्वल टू 1/a कैपिटल F t। अब t की जगह वापस डाल दीजिए ax + b। तो देखिए हमें इंटीग्रेट करना था f ऑफ ax + b, उसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, कैपिटल F ऑफ ax + b डिवाइडेड बाई a। तो ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन याद रखिएगा कि जब भी आपको इस तरह का कोई फंक्शन आ जाए ना कि f के साथ जो अंदर में पैरामीटर है वो ax + b हो गया, तो x के साथ जो नंबर है उससे आपको यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा 1/a। तो इसी रिलेशन का यूज़ करके जो स्टैंडर्ड टेबल ऑफ इंटीग्रल हमने अभी पिछले पार्ट में आपको दिखाया था, उसी का आप एक मॉडिफाइड वर्जन बना सकते हैं जिसमें आपको साइन x की जगह साइन ऑफ ax + b होगा। तो सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ a से डिवाइड हो जाएगा और राइट हैंड साइड में ax + b आ जाएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जो मैंने किया है, साइन ऑफ ax + b क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ax + b डिवाइड बाई a कर दिया। कॉस ऑफ ax + b क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ax + b डिवाइड बाई a। सेक स्क्वायर ax + b क्या हो जाएगा, tan ax + b डिवाइड बाई a। तो ये स्टैंडर्ड तरीका होता है। ax + b टू द पावर n dx क्या हो जाएगा, ax + b टू द पावर n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 a, वेयर n इज़ नॉट इक्वल टू -1। अगर n की वैल्यू -1 है यानी कि 1/ax + b dx, तो ये हो जाएगा 1/a log ऑफ ax + b। तो ये जो मेथड मैंने अभी यहाँ पर यूज़ किया इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए, ax + b जो अंदर में बैठा हुआ प्राणी है उसको एक नया वेरिएबल t मान लिया। तो ये होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं कि मान लीजिए कि आपको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है और ये बहुत ही कठिन फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल हो रहा है, तो आप इस x को किसी दूसरे फंक्शन के टर्म्स में लिखते हैं। यानी कि मान लीजिए कि मैं लिख देता हूँ कि x = ut, तो फिर dx क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा u' t
डी टी। तो एफ एक्स डी एक्स जो इंटीग्रल है ये अब क्या हो जाएगा, एफ एक्स की जगह आपको मिल जाएगा एफ ऑफ यू टी, फिर आ जाएगा यू प्राइम टी और फिर आ जाएगा डी टी। तो आपने क्या किया, आपके पास इनिशियली जो इंटीग्रल था वो एक्स के फॉर्म में था और इस तरह से था कि एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। आपने एक्स को एक नए वेरिएबल टी के टर्म्स में इस फंक्शन, ये रूल है एक्स और टी के बीच में, एक्स इक्वल टू यू टी, उस रूल से मैपिंग कर दिया। तो अब आपको नया इंटीग्रेंड क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा एफ ऑफ यू टी इंटू यू प्राइम टी। अब हो सकता है कि ये जो नया इंटीग्रेंड आपको मिला है इसको इंटीग्रेट करना आसान हो सकता है कि ये जो नया आपको इंटीग्रेंड मिला है ये स्टैंडर्ड टेबल ऑफ इंटीग्रेशन जो है उसका एक स्टैंडर्ड कोई फंक्शन हो। तो हमने क्या किया कि एफ एक्स फंक्शन जिसको हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे, जो बहुत ही कठिन था, मुश्किल था, टफ था, उसको हमने चेंज कर दिया एफ ऑफ यू टी इंटू यू प्राइम टी में। ये वाला जो एफ ऑफ यू टी इंटू यू प्राइम टी है हो सकता है कि आसान हो इंटीग्रेट करना। अभी मैं आगे ढेर सारे प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको इस तरह से रटना उटना कुछ नहीं है, ये सब लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन में देखेंगे ही कि अच्छा आपको एक्स दे रखा है, इस एक्स को मैं किसी नए वेरिएबल टी के टर्म्स में लिखता हूँ जिससे मेरा काम आसान हो जाए, बस और कुछ नहीं करना होता है। और ये जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है इसमें एक बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि ये जो आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ना, ये जो यू टी फंक्शन है ये फंक्शन यूनिकली डिफाइंड हो फॉर दैट रेंज ऑफ इंटीग्रेशन। जिस रेंज में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं उस रेंज में ये फंक्शन यूनिकली डिफाइंड हो, डिफरेंशिएबल हो, क्योंकि आप u प्राइम टी डेरिवेटिव उसका फाइंड कर रहे हैं तो फंक्शन उस पूरे रेंज में डिफरेंशिएबल हो। ये नहीं कि यू टी कुछ इस तरह का ले लीजिए 1/x² टी इक्वल टू 1/x² कर दीजिए और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन वगैरह हो रहा है वो कुछ -1 से 1 के बीच में हो रहा है तो आप बीच में अटक जाएंगे। तो इस तरह का कुछ नहीं करना है। ऐसा फंक्शन लीजिए जिससे आपकी लाइफ आसान हो, आपकी लाइफ डिफ़िकल्ट नहीं हो। तो जो हम लोग फंक्शन लेंगे ना सब्स्टिट्यूशन में, उसमें ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि ये जो मैपिंग है वो 1 to 1 हो, यूनिक मैपिंग हो, यूनिकली डिफाइंड फंक्शन हो और ठीक ठाक फंक्शन हो, डिफरेंशिएबल हो, कंटिन्यूस हो। कि मान लीजिए आपको इंटीग्रेट करना है cos x² dx और यहाँ पे आपको एक 2x भी दे रखा है। देखिए कितना सिंपल मैंने दिया है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करिएगा, इसको पूरा इंटीग्रेट करने चाहेंगे x के रिस्पेक्ट में तो बहुत मुश्किल होगा। 2x cos x², ये तो पता ही नहीं कि क्या है। स्टैंडर्ड टेबल ऑफ इंटीग्रेशन जो होता है उसमें तो ये फंक्शन मिलता नहीं है। लेकिन अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये x² है, ये 2x है, इस x² का डेरिवेटिव 2x dx होता है। तो क्यों ना मैं ऐसा कर लूँ कि x² इक्वल टू टी, तो फिर क्या हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 2x dx तो ऑलरेडी बैठा हुआ आपका इंतज़ार कर रहा है और ये cos x² है ही, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ t के फॉर्म में cos t dt लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। cos t dt इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, ये तो स्टैंडर्ड टेबल जो आपका है इंटीग्रेशन का उसमें मिल जाता है ना। cos t dt क्या हो जाएगा, sin t हो गया। अब लास्ट में आप इस t को वापस x² में ले जाना चाहते हैं तो इसको लिख दीजिए sin x² प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को मत भूलिए, ये डाल दीजिए। तो देखिए यही तरीका होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आपने देखा कि इसको इंटीग्रेट करना तो मुश्किल था 2x cos x² को, तो हमने क्या किया कि ये नया फंक्शन डिफाइन किया x² इक्वल टू टी, इसको डिफरेंशिएट किया तो आपको 2x dx इक्वल टू dt मिल गया। उसके बाद खटाखट इंटीग्रेंड जो है वो बहुत ही सिंपल एक फंक्शन बन गया जिसका इंटीग्रेशन आपको दुनिया की किसी भी बुक के इंटीग्रेशन वाले टेबल में मिल जाता है। cos t dt इक्वल टू sin t, लास्ट में t की जगह x² लिख दीजिए। मान लीजिए कि आपको दे रखा है, नीचे में कर देते हैं 1 + x⁻⁶ और ऊपर कर देते हैं 3x² dx। अब इसको जब इंटीग्रेट करना है तो कैसे करेंगे, 3x² 1 + x⁻⁶, ये भी करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये x⁻⁶ है, इसको मैं x³ लिख सकता हूँ और इस x³ का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो 3x² होता है। तो इसको अगर मैं कुछ मैनिपुलेशन करूँ कि मैं x³ को लिख देता हूँ t, तो क्या हो जाएगा 3x² dx दिस इज इक्वल टू dt। तो ये क्या हो जाएगा 3x² dx यानी कि dt
डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। 1/1 प्लस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आप स्टैंडर्ड टेबल ऑफ इंटीग्रेशन जो है उसमें देखेंगे तो ये हो जाता है tan इनवर्स टी। तो आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स टी। अब टी की जगह आप एक्स क्यूब डाल दीजिए प्लस सी कर दीजिए, आंसर आ गया। तो ये क्या हुआ, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन करने के और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, एक तो होता है ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग फॉर्मूले। आप इंटीग्रेंड को ट्रिगोनोमेट्री या अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज करके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो एक तो मेथड हुआ ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड जो अभी मैंने दिखाया। तीसरा मेथड होता है यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेंड अगर एक भारी भरकम सा फंक्शन है तो उसको आप डीकम्पोज कर सकते हैं एज सम ऑफ डिफरेंट फंक्शन। तो ये भी एक तरीका होता है यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या होता है मैं आगे के लेक्चर में डिटेल में समझाऊंगा। उसी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से रिलेटेड मेथड होता है मेथड ऑफ रिडक्शन। कोई फंक्शन है जिसमें हायर पावर के टर्म्स हैं, उसको आप रिड्यूस करके लोअर पावर के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। और एक लास्ट मेथड मैं बताऊंगा, मेथड ऑफ कज़न इंटीग्रल। ये मेथड आपको किसी बुक में इस नाम से नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड का भी यूज करके 2-3 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। जेईई एडवांस में जो प्रॉब्लम पूछे गए हैं उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करूंगा यूजिंग मेथड ऑफ कज़न इंटीग्रल। तो ये प्राइमरली 4-5 डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन होते हैं। अब अगले लेक्चर में बारी बारी से हम लोग इन्हीं सब मेथड्स का यूज़ करके इंटीग्रेशंस के ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपको इन 5 में से 2 या 3 या 4 मेथड सब लगाना पड़ रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक मेथड सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लिया क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ करना पड़ेगा, फिर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज़ करना पड़ेगा, फिर पार्शियल फ्रैक्शन भी यूज़ करना पड़ सकता है। हो सकता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी यूज़ करना पड़ सकता है। तो हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इन चारों मेथड का यूज़ करना पड़े। इसीलिए इंटीग्रेशन एज सच थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है, क्योंकि इसमें आपको कौन सा मेथड लगाया जाए, क्या सब्स्टिट्यूशन किया जाए, कौन सा ट्रिक लगाया जाए, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया जाए, उन सारे क्वेश्चंस के कारण कभी कभी इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग इन्हीं डिफरेंट मेथड्स पे बेस्ड इनडेफिनिट इंटीग्रल टॉपिक के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे।